बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेज़ के बारे में या फिर कॉर्न के बारे में। ठीक है। ये भी हमारे सिलेबस में होता है और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरियल है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जब सीरियल्स का कल्टीवेशन बताया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जितने भी सीरियल्स होते हैं उन सबको हम उनके यूजेस की बेसिस पे जो है या इस प्रेजेंट टाइम में कितना कौन से सीरियल को यूज़ किया जाता है, इस बेसिस पे हम सारे सीरियल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक वो क्रॉप्स जिनको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं उनको मेजर सीरियल क्रॉप्स कहा जाता है, और दूसरी वो क्रॉप्स जिनको हम कम अमाउंट में अब ग्रो करवाते हैं उनको हम माइनर सीरियल क्रॉप बनाकर जो है कैटेगरी रख देते हैं। तो मेजर सीरियल क्रॉप में आपकी तीन क्रॉप थी। पहली जो थी वो थी क्या, वीट यानी गेहूं, और दूसरी क्रॉप आपकी जो थी, जो मैंने लास्ट लेक्चर आपको दिया था, पैडी यानी राइस चावल, और तीसरा जो मेजर सीरियल क्रॉप है वो कौन है, मेज़ यानी कॉर्न, जिसको हम हिंदी में मक्का कहते हैं या फिर भुट्टा कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मक्का के बारे में स्टडी करेंगे या मेज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारा लास्ट सीरियल का लेक्चर है। इसके बाद जो है मेजर सीरियल जितने भी हैं यानी कि गेहूं, धान और मक्का तीनों खत्म हो जाएंगे और आपको माइनर सीरियल क्रॉप्स नहीं पढ़नी है। माइनर सीरियल क्रॉप्स में आपको केवल उनके बॉटेनिकल नेम और उनकी फैमिली और उनका वर्नाकुलर नेम केवल याद करना है। तो 2-4 माइनर सीरियल क्रॉप्स मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप याद कर लोगे। लेकिन डिटेल्ड आपको जो है, जो पूरा डिटेल है वो आपको किसका पढ़ना था, मेजर सीरियल क्रॉप का स्पेशली पढ़ना था। तो वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी वीट भी पढ़ा दिया, मैंने आपको पैडी भी पढ़ा दिया, और आज मैं आपको लास्ट सीरियल पढ़ा रहा हूँ, मेज़ या फिर कॉर्न या फिर मक्का। ठीक है ना स्टूडेंट। तो एक एक करके सारी बात जल्दी से समझते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, एक बार में ध्यान से सुना करो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इस लेक्चर की नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में आपके पोर्टल पर प्रोवाइड कर ही था, यदि वहाँ से आप उसको लेकर जो है अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, बॉटनी में आपके कंसर्न पेपर में। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले मेज़ का बॉटनिकल नेम जानते हैं। तो बॉटनिकल नेम जो मेज़ का होता है वो क्या होता है, जिया मेज़। क्या होता है स्टूडेंट्स, जिया मेज़। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ZEA जिया, MAYS। इस चीज़ को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो जिया और मेज़, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, जिया मेज़। ठीक है ना। तो जिया मेज़ मक्का का बॉटेनिकल नेम हो गया, याद हो गया ना नाम। अब उसके बाद फैमिली। तो बच्चों फैमिली तुम सबको अब ऑलरेडी पता होगी, जितने भी अनाज है सबकी एक ही फैमिली होती है। क्या नाम है, पोएसी, POACEAE। क्या नाम है, पोएसी, या फिर जिसको हम ग्रैमिनी भी कहते हैं। तो फैमिली का नाम क्या हो जाएगा, पोएसी। जैसे गेहूं और धान भी पोएसी फैमिली का था, वैसे ही मक्का भी पोएसी फैमिली का ही है, क्योंकि ये भी अनाज है, ये भी सीरियल है। वर्नाकुलर नेम की बात करें तो वर्नाकुलर नेम का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको मैं इसको बताता आ रहा हूँ, कई बार आया, गेहूं में भी आया, धान में भी आया। क्षेत्रीय नाम, लोकल नाम। तो जो लोकल नेम्स होते हैं, अलग अलग लोकेलिटी में जो नाम, जिस नाम से इसको पुकारा जाता है, तो जैसे हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मक्का कहते हैं। हम लोग हिंदी में इसको मक्का कहते हैं, हम लोग बंगाली में इसको भुट्टा कहते हैं, मराठी में हम लोग इसको जो है मकई कहते हैं। तो हिंदी में मक्का और आपका जो है बंगाली में भुट्टा, और सॉरी मराठी में बंगाली में भुट्टा और मराठी में मकई। तो ये इसका क्या हो गया, वर्नाकुलर नेम। तो वर्नाकुलर नेम आप चाहे तो केवल हिंदी लिख दें या फिर 2-3 लैंग्वेज में और आपको पता हो तो वो भी आप यहाँ पे वर्नाकुलर नेम के आगे कॉमा लगा के लिख देंगे, आपको पीडीएफ में मिलेगा, आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब बात करते हैं ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहले मक्का कहाँ पर दुनिया में ओरिजिनेट हुआ, दुनिया की कौन कौन सी कंट्री में इसका कल्टिवेशन किया जाता है, हमारी इंडिया में इसका कल्टीवेशन किया जाता है कि नहीं किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, कौन कौन से स्टेट्स में मक्का हमारे भारत में किसान उगाते हैं। तो सबसे पहले इसका अगर हम ओरिजिन देखें तो ये पूरी दुनिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सीरियल क्रॉप है। जैसे कि गेहूं और चावल यानी कि जो वीट और जो पैडी था, राइस था, वो जितना इंपॉर्टेंट सीरियल है, उनके बाद तीसरा नंबर इसी का आता है कंजप्शन में, यूजेस में। तो सबसे ज़्यादा तो गेहूं और धान को यूज़ किया जाता है पूरी दुनिया में, और उसके बाद मक्का की बारी आती है, थर्ड नंबर पे इसको रखा जाता है। ठीक है ना। इस प्रेजेंट टाइम में अभी दुनिया में जो इंपॉर्टेंट फूड सोर्स सीरियल्स की बात की जाए तो सीरियल्स में हम इसको तीसरी रैंक देते हैं, यानी गेहूं और राइस के बाद जो है, गेहूं और धान के बाद इसी का नंबर आता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप हो गई पूरे वर्ल्ड के लिए। अगर इसकी ओरिजिन देखें तो इसको सबसे पहले मैक्सिको नाम की कंट्री में माना जाता है कि मैक्सिको नाम की कंट्री में ये एज ए वाइल्ड प्लांट ओरिजिनेट हुआ था। यानी एक वाइल्ड प्लांट का मतलब एक जंगल में पाया जाने वाला पौधा ना, इसको किसी ने कल्टीवेट नहीं किया था। सबसे पहले ये वाइल्ड तौर पे, जंगली तौर पे ये खुद से जो है नेचर में ग्रो किया था। कहाँ पर, मैक्सिको में। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट या बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं, साइंटिस्ट, जो ये मानते हैं कि ये जो मक्का है यानी जो हमारा मेज़ है, इसकी ओरिजिन जो है वो इंडिया में हुई है।
तो ऐसा भी है। तो बहुत सारे वर्कर्स ये भी मानते हैं कि इसकी ओरिजिन मैक्सिको में ना होकर कहाँ पर हुई, इंडिया में हुई है। लेकिन बहुत सारे वर्कर्स ये मानते हैं कि ये मैक्सिको और सेंट्रल और साउथ वेस्ट अमेरिका का जो रीजन है वहाँ पर ये ओरिजिन हुआ था। लेकिन मैंने अभी को बताया कि बहुत सारे वर्कर जो है वो इंडिया में भी इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन मानते हैं। आज से 5000 ईयर्स एगो, कितनी साल, 5000, ठीक है ना। तो अगर हम ओरिजिन की बात करें तो लगभग आज से 5000 साल पहले 5000 ईयर्स बिफोर जो है वीट का ओरिजिन माना जाता है कहाँ पर, मैक्सिको में। और मैक्सिको के आसपास का सेंट्रल और साउथ वेस्ट अमेरिका का जो एरिया है वहाँ पर इसकी ओरिजिन मानी जाती है। लेकिन कुछ वर्कर्स इंडिया में भी इसकी ओरिजिन मानते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ओरिजिन को लेकर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्शन है, दोनों जगह पर ओरिजिन इसकी लिखेंगे आप अपनी कॉपी में। अब उसमें बात करते हैं कि पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर मक्का की खेती की जाती है। तो सबसे ज़्यादा खेती तो अमेरिका में होती है। कहाँ पर, अमेरिका, हाँ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वीट ये मेज़ की जो कल्टीवेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद मैक्सिको, क्योंकि यहीं पर वो ओरिजिन हुआ था तो वहीं पर ये सबसे ज़्यादा, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन इसके अकॉर्डिंग है, वहाँ की सॉइल की कंडीशन इसके अकॉर्डिंग है, इसलिए इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन, हाईएस्ट कल्टीवेशन जो होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो वहीं पे करते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर दुनिया में ग्रो करवाया जाता है, अमेरिका, मैक्सिको, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, चाइना, साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, फ्रांस हो गया, यूगोस्लाविया हो गया, रोमानिया, हंगरी, इटली। इतनी सारी कंट्रीज़ हैं दुनिया में जहाँ पर कॉर्न का यानी कि मक्का का क्या होता है, कल्टीवेशन होता है, इसकी खेती होती है। कौन कौन सी कंट्री मैंने आपको बताया, अमेरिका, मैक्सिको, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, चाइना, साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, फ्रांस, यूगोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी, इटली। इन सारी कंट्रीज़ में जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है किसका, कॉर्न का यानी कि मक्के का, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हमारी इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन हमारी इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में इसका प्रोडक्शन होता है, तो यूपी में होता है, हमारे उत्तर प्रदेश में होता है, बिहार में होता है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। ये सब स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर हमारे देश में किसान लोग जो है मक्के की खेती करते हैं, मेज़ की खेती करते हैं, कॉर्न की खेती करते हैं। तो आपको ये स्टेट्स के नाम भी याद रखने होंगे। चलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, प्लांट्स कैसा होता है। प्लांट तो थोड़ा सा आप यहाँ फिगर मैंने एक मक्के का एक ड्रॉ कर दिया है डायग्राम प्लांट का। अगर आप बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक देखोगे मक्के का तो ये भी एक एनुअल हर्ब है। क्या है, एनुअल हर्ब। मैंने गेहूं में भी बताया था, वो भी एक वर्षीय शाक था। मैंने लास्ट लेक्चर जो पैडी का दिया था फील्ड से, उसमें भी मैंने आपको बताया था वो भी एनुअल हर्ब है। और ये भी क्या है, एनुअल हर्ब है, क्योंकि ये भी एक सीरियल अनाज है। तो उसी के जैसा कैरेक्टर, ऑलमोस्ट सारे अनाज का जो बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, क्योंकि सेम फैमिली के सब है। तो ये भी एक एनुअल हर्ब होता है। इसकी भी जो क्रॉप होती है वो 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाती है, लगभग 140 दिन लगता है पूरा होने में फसल को। तो ये भी एक एनुअल हर्ब है। जो प्लांट की लेंथ होती है वो 1 to 5 मीटर होती है, यानी ये ऊंचा होता है। पौधा जो होता है मक्के का खेतों में वो 1 मीटर से लेकर 5 मीटर तक ऊंचा होता है। याद हो गया, ठीक है ना। अब इसका जो स्टेम है, ये देख रहे हो ना स्टेम, ये स्टेम में ब्रांच नहीं होती है, स्टेम अनब्रांच्ड होता है। मतलब देखो इस तने में शाखा नहीं है, तुमको पत्ती दिखाई दे रही है लेकिन शाखा नहीं दिखाई दे रही तने में। तो स्टेम कैसा है, ये जो स्टेम है ये कैसा है, अनब्रांच्ड है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आपको लीव्स दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी पतली पतली लंबी लंबी लीव्स दिखाई दे रही है ना, लेकिन स्टेम कैसा है, अनब्रांच्ड है, ठीक है ना। रूट्स की बात करें तो एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं, जैसे कि वीट में पाई जाती थी, जैसे कि पैडी में पाई जाती थी। मोनोकॉट प्लांट्स में ऑलमोस्ट जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं सबका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, उनमें एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट्स पाई जाती है। तो यहाँ पर भी एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट्स है, क्योंकि ये भी अनाज है, ठीक है ना। तो रूट्स एडवेंटिशियस फाइब्रस हो जाएगी, स्टेम जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, अनब्रांच हो जाएगा। लीव्स लंबी लेंथ, लीव्स जो होती हैं वो पतली होती हैं, लंबी होती हैं, और साथ साथ जो प्लांट की पूरी हाइट होती है वो 1 से 5 मीटर 1 to 5 मीटर होती है, ठीक है ना। ये जो प्लांट है ये मोनोसियस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये जो कॉर्न है यानी मक्का जो है, इसका पौधा कैसा होता है, मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब क्या कि मेल और फीमेल फ्लावर्स सेम प्लांट पे डेवलप होते हैं, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडीज सेम प्लांट पे ही पाई जाती हैं, अलग अलग ब्रांचेस पे, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोसियस कंडीशन कहते हैं। मेल फीमेल अलग प्लांट नहीं होता, एक ही प्लांट है, ठीक है ना। एक ही प्लांट पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो मेल फ्लावर्स होते हैं, बहुत ध्यान सुनना, अब यहाँ सुनने वाली बात समझने वाली, जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो एग्रीगेट होकर एक अपना क्या बना लेते हैं, मतलब इकट्ठा होकर एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, उसको बोला जाता है मेल इन्फ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं,
मेल इन्फ्लोरेसेंस। तो ये जो तुमको मेन एक्सिस दिखाई दे रही है ना, ये जो मक्के में ये जो तुमको मुख्य वाला तना दिखाई दे रहा है, इस तने के एकदम ऊपर देखो टर्मिनल पोर्शन पे, ये देख रहे हो ना, यही है क्या, मेल इन्फ्लोरेसेंस। तो एकदम मेन एक्सिस के टर्मिनल पार्ट पे मेल फ्लावर सारे जो हैं एग्रीगेट होकर मेल इन्फ्लोरेसेंस के नाम से पुकारे जाते हैं, ठीक है ना। तो मेल इन्फ्लोरेसेंस यानी मेल फ्लावर्स कहाँ पाए जाते हैं, मेन एक्सिस के टर्मिनल पे यानी छोर पर पाए जाते हैं, ऊपर। और फीमेल फ्लावर जो होता है ना, उसी को हम बोलते हैं कॉर्न, उसी को हम कॉब बोलते हैं। भुट्टा जो हम खाते हैं वो क्या है, फीमेल फ्लावर है। जो भुट्टे के नाम से हम जिसको खाते हैं मक्के को, वही फीमेल फ्लावर है। तो जो फीमेल फ्लावर होता है वो फीमेल फ्लावर को ही हम कॉब बोलते हैं या फिर ईयर बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक कॉब बनाया हुआ है, दिख रहा है ना, यही तो हम खाते हैं ना, इसी को हम जनरली भुट्टा कहते हैं, मक्का कहते हैं। तो ये देख रहे हो ना, ये कॉब है, इसको कॉब के नाम से भी पुकारा जाता है और इसको ईयर के नाम से, EAR, ईयर और कॉब दोनों नाम से इसको बुलाया जाता है। तो ये जो है दिस इज फीमेल फ्लावर, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड कॉब या फिर ईयर, ठीक है ना, जो हम लोग जिसको यूज करते हैं, यही हमारे यही फल है, समझ लो, ठीक है ना, ये चीज, ठीक है। तो मेल फ्लावर मेन एक्सिस के टर्मिनल पोर्शन पे पाया जाता है और फीमेल फ्लावर जो है वो कहाँ पाया जा रहा है, जरा ध्यान से देखो, ये तना है, ये पत्ती है, पत्ती और तने के बीच का जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं एक्सिल। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सिल, कक्षा हिंदी में बोलते हैं एक्सिल, AXIL, ठीक है ना। कौन सा एरिया, ये जो पॉइंट है जहाँ पे तना और पत्ती निकलती है, तो ये तना है, ये पत्ती है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जगह, ये क्या कहलाएगी, एक्सिल। यहीं से जो है फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जो है वो डेवलप होता है, कॉब डेवलप होता है, भुट्टा डेवलप होता है, ठीक है ना। कहाँ से, बिटवीन द एक्सिल, इन फ्रॉम द एक्सिल। एक्सिल क्या है, एक्सिल इज द स्पेस बिटवीन द मेन स्टेम एंड लीव्स, ठीक है ना। तो लीव्स और मेन स्टेम के बीच का जो पॉइंट है उसको एक्सिल कहते हैं, वहीं से कॉब या फीमेल इन्फ्लोरेसेंस जो है वो क्या होता है, डेवलप होता है। फीमेल इन्फ्लोरेसेंस एक्चुअल में मॉडिफाइड लेटरल ब्रांचेस होती हैं, क्या होती हैं, मॉडिफाइड लेटरल ब्रांचेस होती हैं, वही फीमेल इन्फ्लोरेसेंस में चेंज हो जाती हैं। कहाँ से डेवलप होती हैं, लीव्स के एक्सिल से डेवलप होती हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स अगर भुट्टे की बात करें, हम लोग आजकल सीजन भी चल रहा है, आप लोग के घरों में आता भी होगा, आप लोग देखते भी होगे, खा भी रहे होगे उसको। तो अगर हम एक कॉब की बात करें, कॉब मतलब वो जो भुट्टा होता है, फ्रूट जो हम लोग लेते हैं, मक्का जिसको हम लोग खाते हैं, उसको अगर ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ डायग्राम में बना हुआ है एक कॉब, तो यहाँ पर अगर देखो तो ऊपर की तरफ आपको दिखाई देंगे ना कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोला जाता है स्टाइल। क्या बोला जाता है, स्टाइल। फीमेल फ्लावर था ना, तो फीमेल फ्लावर में क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो ये स्टाइल्स हैं। ये जो स्टाइल्स हैं खूब सारी, आप कभी भुट्टे को देखोगे तो उसमें आपको सिल्की सिल्की रेशमी कलर का, गोल्डन कलर के आपको खूब सारे दिखाई देंगे एक छोर पे दिखते हैं ना भुट्टे में, उसी को क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। वो रियल में स्टाइल होता है फ्लावर का, और उनको हम आमतौर पे और क्या बोलते हैं, उनको हम सिल्क कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिल्क। तो भुट्टे में आपको सिल्क नाम का स्ट्रक्चर दिखाई दे, SILK, सिल्क। तो सिल्क क्या है, सिल्क उस कॉब, कॉब यानी भुट्टा, ठीक है ना, उसके एक छोर पे जो आपको रेशमी या आपको जो गोल्डन कलर के जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं लंबे लंबे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टाइल कहते हैं। और यहाँ पर हम उसको, वो रियल में स्टाइल है, उनका नाम हम यहाँ पे सिल्क रखते हैं, सिल्की स्टाइल आप कह सकते हो। तो भुट्टे में आपको सिल्की स्टाइल भी दिखाई देता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब जो पूरा भुट्टा होता है, जब आप भुट्टे को देखते हो तो वो पूरी तरह से एक पत्ती में क्या होता है, लिपटा होता है। जब आप मार्केट से भुट्टे को कच्चा लेके आओगे पकाने से पहले, तो वो पत्ती में क्या होता है, पूरी तरह से उसी में ढका रहता है। तो जो भुट्टा होता है वो पूरी तरह से लीफ के अंदर या एक लीफ शीट में, ओवरलैपिंग लीफ शीट, मतलब बहुत सारी पत्तियां होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप की रहती हैं, और उसी में पूरा जो है आपका जो कॉब होता है, भुट्टा होता है, वो उसी में क्या होता है, ढका रहता है, उसी से घिरा रहता है। होता है ना ऐसा, ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं जो पूरे भुट्टे को, आप उन लीव्स को पहले छिलते हो और उसके बाद तब आपको अंदर जो है ग्रेन्स दिखाई देते हैं ना। अब ग्रेन्स की बात करते हैं, तो ग्रेन्स ये फ्रूट है। तो मोनोकॉट फैमिली यानी फैमिली ग्रैमिनी हम पढ़ रहे हैं ना, अनाज पढ़ रहे हैं ना। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर से कई बार बताया है कि अनाज के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस। तो मक्का का जो ग्रेन होता है उसको भी क्या बोलेंगे, कैरियोप्सिस बोलेंगे। उसके अंदर दो टाइप के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, ये ध्यान से सुनना, इसको नोट करो। मक्के के अंदर उसके ग्रेन में, उसके अनाज में, उसके फ्रूट में दो तरह के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, उसकी सीड में दो तरह के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं।
एक एंडोस्पर्म जो होता है वो हार्ड होता है, कैसा होता है, हार्ड, कठोर और येलो कलर का होता है, और दूसरा एंडोस्पर्म जो होता है वो सॉफ्ट होता है और व्हाइट कलर का होता है। दो तरह के भ्रूणपोष पाए जाते हैं मक्के के बीज में, मक्के के दाने में। एक जो होता है वो सॉफ्ट और येलो कलर का भ्रूणपोष होता है, अंदर होता है उसमें, वो आपको ऐसे ऊपर से नहीं दिखता, ठीक है ना। और दूसरा जो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और व्हाइट कलर का होता है। जो पहला वाला एंडोस्पर्म उसके बीज के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए, जो हार्ड होता है और येलो कलर का होता है, उसमें प्रोटीन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। यानी हार्ड येलो वाला जो एंडोस्पर्म है उसमें वो प्रोटीन रिच होता है, और जबकि सॉफ्ट व्हाइट कलर वाला जो एंडोस्पर्म होता है बीज के अंदर ना, ग्रेन के अंदर, वो जो है उसमें स्टार्च का कंटेंट ज्यादा होता है। तो सॉफ्ट व्हाइट कलर वाले एंडोस्पर्म में स्टार्च कंटेंट ज्यादा होता है, और हार्ड येलो कलर के एंडोस्पर्म में क्या होता है, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है ना। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करने के लिए बीच में एक एल्यूरॉन लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एल्यूरॉन लेयर। तो एल्यूरॉन लेयर एम्ब्रियो को स्टार्ची एंडोस्पर्म से सेपरेट करती है। याद करो, एल्यूरॉन लेयर, कौन सी लेयर, एल्यूरॉन लेयर क्या करती है, सब सीड के अंदर है, दाने के अंदर की बात बता रहा हूं, ठीक है ना। मक्के के दाने के अंदर, भुट्टे के अंदर क्या होता है, एल्यूरॉन लेयर होती है, और वो एम्ब्रियो को किससे अलग करती है, स्टार्ची एंडोस्पर्म से अलग करती है। तो दोनों के बीच में पाई जाती है। भुट्टा किस कलर का होता है, आमतौर पे हम लोग के आसपास जो लोकेलिटी में होता है येलो कलर का होता है। तो भुट्टे का जो दाना होता है, जो अनाज होता है जिसको आप बोल सकते हो ग्रेन जो होता है, वो येलो कलर का होता है। पर अलग अलग वैरायटी है, कहीं कहीं रेड कलर का भी होता है, देखते भी हो थोड़ा सा रेड हो जाता है, पकने के बाद भी रेड हो जाता है। तो कभी कभी रेड होता है, पर्पल होता है, ब्लैक कलर का भी होता है। वैरायटी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग कंट्री में जो है अलग अलग वैरायटी ग्रो करती है। तो ब्लैक कलर का भी होता है, पर्पल होता है, रेड होता है, और येलो कलर का तो हम ग्रेन को देखते ही देखते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, खत्म हो गया क्या, बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक सारा कुछ बता दिया। अब बात करेंगे हम लोग क्या, खेती कैसे की जाती है। तो बेटा भुट्टे की खेती करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहली चीज क्या, कि जो टेम्परेचर है क्लाइमेट का वो होना चाहिए 21 to 27, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेंज जो है सबसे बेस्ट होता है भुट्टा जो है ग्रो करने के लिए, मेज की कल्टीवेशन करने के लिए। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज कितनी होनी चाहिए, अनुकूल तापमान की सीमा कितनी होनी चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना स्टूडेंट्स। वार्षिक जो वर्षा होती है, एनुअल रेनफॉल जो होता है, वो उस जगह पर जहां पर भुट्टे की खेती हम कर रहे हैं वहां पर होनी चाहिए 60 to 120 सेंटीमीटर, 60 से 120 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, यानी वार्षिक औसत बारिश होनी चाहिए 60 से 120 सेंटीमीटर। इतनी बारिश जिस जगह पे होती है वहां पर भुट्टा अच्छे से ग्रो करता है। और टेम्परेचर वहां का कितना होना चाहिए, उस एरिया का टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये एक सन लविंग क्रॉप है। कैसी क्रॉप है, मक्का कैसी क्रॉप है, सन लविंग। सन लविंग का मतलब आप क्या समझे, सन लविंग का मतलब इसको धूप ज़्यादा अच्छी लगती है, धूप इसको चाहिए, इसको लाइट चाहिए, ज़्यादा लाइट चाहिए, प्रोलॉन्ग सनशाइन चाहिए, ज़्यादा समय तक इसको धूप अगर मिलेगी तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करती है। तो इसको लंबा, लॉन्ग और हॉट जो ग्रोविंग सीजन होता है वो इसको चाहिए होता है, ठीक है ना। और अगर हम खेत की बात करें तो खेत को हमें जो है रेगुलरली क्या करना पड़ता है, उसकी जो है उसको प्लग करना पड़ता है, उसकी जो जुताई करनी पड़ती है, जोतना पड़ता है खेत को, ठीक है ना। बुआई करने से पहले हमें इसको जोतना पड़ता है, उसके बाद हम उसको जो है लेवल भी कर देते हैं, बराबर भी करते हैं, ठीक है ना, पाट देते हैं उसको। और उसके बाद जो है बहुत सारी जो बोलते हैं ना मैन्यूर खाद होती हैं, केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो किसान बुआई से पहले अच्छे से खेत को जोतता है, फिर उसको बराबर करता है, और उसके बाद तमाम जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसको भी खेत में डालता है। जैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हो गए, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हो गए, पोटाश हो गया, फास्फोरिक एसिड हो गया। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, पोटाश, फास्फोरिक एसिड ये सब खेतों में डाला जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी जो है इस क्रॉप के लिए बढ़िया हो, ये क्रॉप अच्छे से उस सॉइल में खेत में ग्रो कर सके, उग सके, ठीक है ना, खेती बढ़िया हो, पैदावार ज़्यादा हो, ठीक है ना। और उसके बाद जो है क्या होता है कि हम सोविंग करते हैं, यानी बीज को जो है वहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, खेतों में, मिट्टी में, ठीक है ना। और उसके बाद जो है तकरीबन 10 to 15 डेज यानी 10 से 15 दिन के इंटरवल पे जो है बार बार क्या करना पड़ता है, सिंचाई भी करनी पड़ती है, ठीक है ना। पानी से सींचना भी पड़ता है खेत को, हर 10 से 15 दिन में पानी से सिंचाई करनी पड़ती है।
ठीक है ना। प्रोलॉन्ग सनशाइन चाहिए, एक सन लविंग क्रॉप है, और उसके बाद टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का वो 10 से 21 से 27 होना चाहिए, 60 से 120 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए, ठीक है ना। खेत को जोतना पड़ेगा, जोतने के बाद उसको बराबर करना है, और उसके बाद फिर हम बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरिक एसिड, केमिकल फर्टिलाइजर भी खेत में डालेंगे। उसके बाद हम फिर जो है क्रॉप को वहाँ पे उगाएंगे, बीज को डालेंगे खेत में ना, सोविंग करेंगे, बुआई करेंगे, और उसके बाद हम रेगुलर 10 से 15 दिन के इंटरवल पे सींचते भी रहेंगे, खेत की सिंचाई भी करते रहेंगे। मैंने शुरू में ही लेक्चर में बताया कि 140 डेज यानी लगभग 140 दिन लगता है भुट्टे को पूरी तरह से ग्रो होने में, यानी इस फसल को पूरी तरह से मैच्योर होने में कितना दिन लगेगा? 140 दिन लगेगा, ठीक है ना। तो लगभग आप जान लीजिए 4 से 5 महीने, 5 महीने लगेंगे मोटे तौर पे, 4 नहीं 5 महीने। तो 5 महीने में क्रॉप जो है वो कंप्लीट हो जाती है, 5 महीने में आपको पैदावार मिल जाती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या, कल्टीवेशन के बारे में। समझ में आ गया ना आपको? एक बार लेक्चर को रिवाइज करिएगा, 2 बार सुनेंगे तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। अब बच्चों बात करते हैं इंपॉर्टेंट इम्प्रूव वैरायटीज़ की। जैसे मैंने गेहूँ और धान में भी आपको बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज़ करके, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके, बहुत सारी ब्रीडिंग टेक्निक्स को यूज़ करके इम्प्रूव वैरायटीज़ बनाई गई हैं, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ताकि यील्ड ज़्यादा हो, पैदावार ज़्यादा हो। तो इसीलिए हम यहाँ मक्के की भी, क्योंकि मक्के की डिमांड भी दुनिया में बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट अनाज है ये भी गेहूँ धान के बाद, तो इसकी भी बहुत सारी साइंटिस्टों ने क्या किया है, वैरायटीज़ डेवलप की हैं, नस्लें और प्रजातियाँ डेवलप की हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अच्छी पैदावार के लिए हर एक तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन में फसल अडॉप्ट करे, ग्रो करे, इसलिए, और साथ साथ जो है डिजीज से रेजिस्टेंट, कोई बीमारी ना हो, कोई इंसेक्ट रेजिस्टेंट, कोई कीट का इसके ऊपर प्रभाव ना पड़े, तो अलग अलग उद्देश्यों से अलग अलग एम्स को लेकर जो है अलग अलग तरह के इम्प्रूव वैरायटीज़ मक्के की जो है वो डेवलप की गई हैं। अब मैं आपको 5-6 इम्प्रूव वैरायटीज़ बता देता हूँ। सबसे पहली इम्प्रूव वैरायटी जो मक्के की है उसको बोलते हैं डेकाल्ब इंडिया। क्या बोलते हैं? डेकाल्ब, DEKALB, डेकाल्ब इंडिया। थोड़ा नाम अलग है, डैश लगा के 1, डेकाल्ब इंडिया 1, DEKALB इंडिया 1। डेकाल्ब इंडिया 1 को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? DKI, डेकाल्ब इंडिया, डैश लगा के 1। तो ये एक मक्के की क्या है, प्रजाति है, एक मक्के की ज़्यादा पैदावार देने वाली प्रजाति है, जिसको वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, बनाया है, ठीक है ना। इसका बीज मिलता है मार्केट में, बीज भंडार पे, और वहाँ पे जाके किसान इसको खरीदते हैं और इसी को उगाते हैं, ठीक है ना। तो डेकाल्ब इंडिया 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। उसके बाद आपका गंगा, कौन सी वैरायटी? गंगा, GANGA, गंगा 1, एक गंगा 1 है, और तीसरी जो है उसका नाम है गंगा 101, गंगा 1, और तीसरी क्या है? गंगा 101, ठीक है ना। अगली जो हो जाएगी उसको बोलते हैं हाई स्टार्च, HI, हाई डैश लगा के स्टार्च, ये भी एक वैरायटी का नाम है। नाम से ही पता चल गया होगा, इसमें स्टार्च यानी जो न्यूट्रिएंट है स्टार्च, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इसके बीज को उगाएंगे तो जो मक्का हमें प्राप्त होगा, जो भुट्टा हमें प्राप्त होगा, उसमें स्टार्च या मंड की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। तो हाई स्टार्च नाम की एक वैरायटी है, ये हो गई 4th। और 5th है अंबर। क्या नाम है बच्चों? अंबर। अंबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है मक्का की। और उसके बाद एक और है लास्ट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंबर के बाद आ जाएगा क्या? शक्ति। क्या आ जाएगा? शक्ति, ठीक है ना, SHAKTI, शक्ति, ठीक है स्टूडेंट्स। तो शक्ति भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो डेकाल्ब इंडिया 1 हो गई, गंगा 5 हो गया, गंगा 101 हो गया। ये गंगा 1 नहीं है, ये गंगा 5 है, ठीक है ना, गंगा 5 हो गया। सबसे पहला डेकाल्ब इंडिया 1 है, DKI 1 हो गया। दूसरा नंबर 2 गंगा 5, नंबर 3 गंगा 101, नंबर 4 हाई स्टार्स, नंबर 5 अंबर, नंबर 6 शक्ति। तो ये सारी क्या है? मक्का की प्रजातियां हैं, मक्का की सुधरी हुई प्रजातियां हैं, जिनको साइंटिस्टों ने डेवलप किया है, ब्रीडिंग करवा के डेवलप किया है, संकरण तकनीक का उपयोग करके इनका निर्माण किया गया है, इनको बनाया गया है, और इन्हीं के बीज को जो है किसान अपने खेतों में बोते हैं, और इनसे बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। ये जो वैरायटीज़ होती हैं ये रोग प्रतिरोधी होती हैं, कीट प्रतिरोधी होती है, यानी डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होती हैं, ठीक है ना। हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन
अलग अलग जगह की अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, तो जिस जगह की जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग इनको डिज़ाइन किया जाता है, इनको बनाया जाता है ताकि वो वहाँ पर इजीली अडॉप्ट कर सकें उसे इस जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन में। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं यूजेस की। तो आपको मैंने इंप्रूव वैरायटी बता दी, अब मैं बात करता हूँ अंत में क्या यूज़। जैसे मैंने गेहूँ और धान का भी यूज़ बताया था, तो लास्ट में यहाँ पर भी अब हम लोग लास्ट में आ गए हैं और अब पढ़ेंगे क्या कि मक्के का क्या उपयोग है। तो मक्के का उपयोग तो आप सब लोग जानते हैं कि मक्का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड तो है ही। हमारे जो जानवर होते हैं, हमारे जो लाइव स्टॉक का मतलब क्या, पशुधन, मतलब हमारे जो जानवर होते हैं जिनको हम पालते हैं, गाय भैंस, ठीक है ना, तो इन सबको भी खिलाया जाता है। ठीक है ना, इनके लिए एक चारे के तौर पे यूज़ होता है। साथ साथ जो है हम मक्के के इसका आटा जो होता है उसके आटे से भी रोटी बनाते हैं, मक्के की भी रोटी बनती है। हालांकि मक्के की रोटी ज़्यादा इलास्टिक नहीं होती, लचीली नहीं होती, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नाम का पदार्थ जो है वो कम पाया जाता है, इसलिए इसकी रोटी थोड़ी सी कैसी होती है, कठोर होती है, कड़ी होती है, सॉफ्ट नहीं होती, इलास्टिक नहीं होती, जैसे गेहूं की होती है उस तरह से नहीं होती। ठीक है ना, लेकिन मक्के की भी रोटी होती है। मक्के को पीस कर जो है इसके अनाज को जो दाना होता है भुट्टा का उसको पीस कर उससे आटा बनाकर और उससे जो है आटे को इंग्लिश में फ्लोर कहते हैं, FLOUR। तो इसका जो फ्लोर होता है उस फ्लोर को जो है यूज़ किया जाता है चपाती बनाने के लिए, यानी रोटी बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। साथ साथ कॉर्न मील हो गया, कॉर्न फ्लेक हो गया, कॉर्न सिरप हो गया, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं बनाए जाते हैं और ये सब भी जो है यूज़ किए जाते हैं, खाए पिए जाते हैं, एज ए ब्रेकफास्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। कॉर्न फ्लेक तो बहुत फेमस है, आप लोग सुने भी होंगे, आता है, लोग ब्रेकफास्ट में उसको जो है खाते हैं। ठीक है ना, कॉर्नफ्लेक्स को। इसी तरह से जैम जेली बनाने में भी इसके आटे का यूज़ होता है। साथ साथ पेपर इंडस्ट्री और बहुत सारे इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, कॉर्न ऑयल भी होता है, यानी इससे जो है एक तरह का तेल भी निकाला जाता है जिसको कुकिंग में खाना बनाने में यूज़ किया जाता है। कॉर्न ऑयल, कॉर्न मतलब मक्का, ऑयल मतलब तेल, तो कॉर्न ऑयल या फिर इसको मेज़ ऑयल भी कहा, क्योंकि कॉर्न को मेज़ भी कहते हैं मक्के को, तो मेज़ ऑयल भी बोलते हैं। तो कॉर्न ऑयल या मेज़ ऑयल होता है, वो भी इससे बनाया जाता है मक्के से, और उससे हम कुकिंग में उसको यूज़ करते हैं। साथ साथ जो है सोप, जो साबुन होता है, साबुन बनाने में भी उसको यूज़ किया जाता है। और साथ साथ पेंट जो होता है, जो पेंटिंग होती है घरों की, पेंट बनाने के लिए, अलग तरह के पेंट बनाने के लिए, अलग अलग सामानों को पेंट करने के लिए जो पेंट बनता है वो पेंट भी जो है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है मक्के का। ठीक है ना, मक्के के जो इसका कहते हैं ना, इसका जो ऑयल होता है उसका यूज़ होता है, कॉर्न ऑयल का। ठीक है ना, तो ये सब इसके क्या हो गए, यूजेस हो गए मक्के के। ठीक है ना, तो आज का लेक्चर यही था, कॉर्न या फिर मेज़। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको वीट पढ़ा दिया, मैंने आपको पैडी पढ़ा दिया, और आज मैंने आपको लास्ट जो सीरियल पढ़ा दिया वो मेज़ पढ़ा दिया। 3 ही मेजर सीरियल क्रॉप्स होती हैं, तीनों मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया। आपको इसकी PDF भी मिलेगी, आप उसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। ठीक है ना, किसी तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। आपके कोई भी डाउट हो तो जब मैं लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करूंगा तो वहाँ पे अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। लेक्चर को 2 या 3 बार ज़रूर रिवाइज किया करिए ताकि कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से स्ट्रांगली बन जाए और किसी तरह का आपका कोई डाउट रहे ही ना। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो फिर से अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।